नमस्कार दोस्तों, न्यूज एंड कंप्लीट कर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में घटित विभिन्न घटनाओं को एक छोटे से वीडियो को सबसे कम समय में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपसे आशा करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरी इस मेहनत को थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए। तो दोस्तों, देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बिजली कर्मचारियों को पुराने एसपी का लाभ मिलेगा। ऊर्जा के तीनों निगमों के कर्मचारियों के पुरानी एसपी 955 वर्ष पर प्रोन्नति वेतनमान के साथ लाभ देने की तैयारी शुरू होगी। इसके लिए यूपी की व्यवस्था का अध्ययन होगा, जहां पहले से ही बिजली कर्मचारियों को 955 वर्ष पर एसीपी का लाभ मिल रहा है। ऊर्जा के तीनों निगमों के कर्मचारी 2017 से पुरानी एसीपी का लाभ देने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर कई बार आंदोलन की नौबत पैदा हो गई। कई बार सरकार को मान मनोबल कर हड़ताल को टालना पड़ा। पिछले साल एक दिन की हड़ताल भी हो गई थी। भविष्य में हर हड़ताल का नोटिस दिया गया है। कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। इस बार हड़ताल की नौबत पैदा न हो, इसके लिए सरकार ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वो कर्मचारियों की मांगों को हल निकालने की दिशा में कार्रवाई करें। कर्मचारियों का तर्क था कि यूपी में जब व्यवस्था नहीं बदली, उत्तराखंड में क्यों पुरानी व्यवस्था को बदला गया। इस पर ऊर्जा मंत्री ने अफसरों को यूपी की व्यवस्था की अध्ययन करने की जाने की तैयारी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ किया कि हर संभव प्रयास किया जाए ताकि कर्मचारी को बेवजह हड़ताल के लिए मजबूर न होना पड़े। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि पुरानी एसीपी का लाभ देने की मांग का किस तरह निस्तारण निकल सकता है, इसका रास्ता निकाला जा रहा है। अफसरों को यूपी की व्यवस्था का अध्ययन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अफसरों से डिटेल रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है ताकि कर्मचारियों की मांग को पूरा किया जा सके। की रोक कोंडी फरवरी 2021 में हुई दरोगा पदोन्नति परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। इस मामले में कांस्टेबल आशीष त्यागी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। अधीनस्थ चयन आयोग ने फरवरी 2021 में कांस्टेबल से एसआई प्लाटून कमांडेंट पद पर पदोन्नति के लिए परीक्षा कराई थी। आयोग ने दो बार आंसर की जारी की। याचिकाकर्ता के अनुसार जो पहले आंसर की जारी की गई उसके अनुसार उसने सही उत्तर दिया था, किंतु दूसरी आंसर की में उसके जवाब को गलत बताया गया। जब उसने आरटीआई में पुलिस भर्ती की नरेंद्र नगर एवं अन्य से जानकारी मांगी तो इसका जवाब सही था। पदोन्नति परीक्षा में सवाल था कि गार्ड की ताकत क्या है। याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया जवाब हेड कांस्टेबल 3 कांस्टेबल था और यह उत्तर सही था। याचिकाकर्ता ने कहा कि यदि उक्त पदोन्नति परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है और सफल उम्मीदवार को परीक्षण के भेजा जाता है तो याचिकाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने पदोन्नति परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को मिलेंगे 2 करोड़ रुपए। हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं और बातकारियों के लिए भवन और लाइब्रेरी के लिए 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से जल्दी बजट रिलीज कराने का भरोसा दिया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवतार सिंह रावत और महासचिव विकास बहुगुणा ने मुख्य सचिव डॉक्टर संधू से मुलाकात नैनीताल हाईकोर्ट के वकीलों की समस्याओं को रखा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट बने हुए 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अधिवक्ताओं और बातकारियों के बैठने के लिए समुचित स्थान नहीं है। उन्होंने बताया कि अन्य प्रदेश में हाईकोर्ट में वकीलों के पास बेहतरीन लाइब्रेरी है, जबकि नैनीताल इससे वंचित है। कानून से संबंधित पुस्तकें काफ़ी महंगी होती हैं। सभी वकीलों को इन्हें व्यक्तिगत खरीदना मुश्किल होता है। बता कि मुख्य रियासत के संज्ञान में भी ये समस्याएं लाई जा चुकी हैं। वे जगह भवन देने को तैयार है, लेकिन बिना बजट उन्हें बनाना मुश्किल है। बताया कि पिछले दिनों सीएम धामी को हाईकोर्ट में वकीलों के सामने आ रही समस्याएं बताई थी। उन्होंने हाईकोर्ट समेत 4 बार एसोसिएशन सभी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं को 10-10 लाख का इंश्योरेंस करने की मांग उठाई। मुख्य सचिव ने भरोसा दिया कि जल्द ही सरकार 2 करोड़ रुपये रिलीज करेगी। महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री रेखा आर्य की तल्खी के बाद मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने विभाग के अफसरों को निर्देश दिए कि वात्सल्य योजना के लाभ से कोई भी अनाथ वंचित नहीं रहना चाहिए। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने गुरुवार को मुख्य सचिव को पत्र भेजते हुए वात्सल्य योजना की ढिलाई पर कड़ी नाराजगी जारी की थी। शुक्रवार देर शाम संधू ने इस योजना के अंतर्गत विभिन्न विभाग के अफसरों की बैठक बुलाकर चिन्हित किए जा रहे बच्चों को तत्काल लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने बाल विकास विभाग के अफसरों को फील्ड में जाकर अब तक किसी कारण से आवेदन से वंचित बच्चों की भी पहचान कर उनके आवेदन भरवाने की प्रक्रिया की हिदायत दी है। उन्होंने खासकर स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, उच्च तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं संयोजन विभाग, खाद्य विभाग एवं
नागरिक आपूर्ति कार्मिक विभाग के अफसरों को कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों के हित में आवश्यकता अनुसार विभागीय नियमावली में संशोधन की भी सुझाव दिया है। कहा कि इस योजना के लाभार्थी को अटल आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने, शिक्षा हॉस्टल में निःशुल्क बोर्डिंग, उच्च शिक्षा विभाग को शुल्क माफी, ड्रेस व निःशुल्क बोर्डिंग, कौशल विकास और शिवाजन विभाग को क्षतिज आरक्षण का प्रतिशत तय करने, प्रशिक्षण का लाभ देने, जॉब प्लेसमेंट के निर्देश दिए। खाद्य और आपूर्ति विभाग को निःशुल्क राशन व राशन कार्ड बनवाने का भी कहा गया। सचिव एस सी सेमवाल ने बताया कि अब तक प्रदेश में कुल 1706 बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा चुका है। अन्य पात्रों के अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं। बैठक में सचिव अरविंद सिंह, हयांकी, राधिका झा, BPRC पुरुषोत्तम, दिवेंद्र कुमार मौजूद रहे। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा जल्दी शुरू करने के लिए रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम शुक्रवार को रामलीला मैदान में भाजपा की जन आशीर्वाद रैली में बोल रहे थे। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू न होने से स्थानीय जनजीवन प्रभावित होता है। हालांकि यह मामला न्यायालय में है, फिर भी यात्रा जल्दी शुरू हो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने श्रीनगर को नगर निगम बनाने में पंच पीपल से श्रीनगर तक डबल लेन बाईपास बनाने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि श्रीनगर में बिजली की हाई टेंशन लाइनें भूमिगत की जाएंगी। नगर निगम की अवस्थापना सुविधाओं के लिए अन्य जल्द धनराशि दी जाएगी। धामी ने कहा कि नगर में जो पानी के मीटर लगे हैं उनके बिलों में छूट दी जाएगी। उत्तराखंड में 7 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में 7 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 7 के बाद बारिश में कुछ कमी आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को देहरादून, नैनीताल जिलों में तेज बौछार के साथ भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने देहरादून, नैनीताल के साथ ही पर्वतीय जिलों के 7 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि रविवार, सोमवार को टेहरी, पौड़ी, देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। से होगी। शिक्षा विभाग में LTA प्रवक्ता के भविष्य में होने वाले प्रमोशन वर्ष 2005 की सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर होगी। तदर्थ और सीधी शिक्षा भर्ती शिक्षकों के बीच जारी सीनियरिटी विवाद में लोक सेवा प्राधिकरण ने अंतिम आदेश में यह व्यवस्था दी है। शिक्षा विभाग के करीब 7000 शिक्षकों को इस फैसले से राहत मिलेगी। तदर्थ से परमानेंट हुए शिक्षकों को एक बार नियुक्ति तिथि से सीनियरिटी देने के बाद सरकार ने यह फैसला वापस लिया था। हाईकोर्ट के निर्देश में मामला अधिकरण में आया। इस पर अधिकरण ने उक्त आदेश जारी किए। उत्तराखंड के मनोज सरकार सेमीफाइनल में पहुंचे। टोक्यो पैरा ओलंपिक में उत्तराखंड के एकमात्र खिलाड़ी मनोज सरकार ने पैरा बैडमिंटन के सेमीफाइनल में जगह बना ली। मनोज ने यूक्रेन के अलेक्जेंडर चिरको को 2 सीधे सेटों से शिकस्त देकर पूल मैच में जीत हासिल की। भारतीय समयानुसार शुक्रवार सुबह 7:30 बजे SL3 श्रेणी में मनोज सरकार का मुकाबला यूक्रेन के अलेक्जेंडर चिरको से हुआ। मनोज ने अलेक्जेंडर को 2 सीधे सेटों में 19-16, 21-16 में शिकस्त देकर मुकाबला जीतने के साथ सेमीफाइनल में जगह बना लिया। मनोज के कोच गौरव ने बताया कि शनिवार को होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में सरकार और ब्रिटेन के डैनियल बेथल सामने सामने होंगे। शहर की सड़कों पर लोगों के लिए गड्ढे मुसीबत बन गए हैं। कहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तो कहीं PWD ने चौड़ीकरण की सड़कें खोद डाली है। पब्बारा चौक और बलवीर रोड में पाइपलाइन के लिए सड़कें खोदी गई हैं, लेकिन खोदने के बाद सड़क को पक्का नहीं किया गया। बदहाली के चलते सड़कों में न केवल हादसे हो रहे हैं बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था भी पटरी से उतर रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। खासकर बरसात के दिनों कहीं सड़क कीचड़ तो कहीं पानी के तालाब में तब्दील हो गई है, जिससे पैदल चलने वालों राहगीर परेशान हो रहे हैं। पलटन बाजार में बना है खतरा। पलटन बाजार में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़क पर टाइलें लगाई गई हैं, लेकिन यहाँ सड़क के बीच में कई जगह चैम्बर खुले पड़े हैं। गुरुवार रात एक स्कूटर सवार पति पत्नी और उसके 2 बच्चों समेत चैम्बर में गिर गई। इसे हादसे में एक बच्चा चोटिल हुआ। बाजार की सड़क पर खतरा बरकरार है। कई जगहों पर चैम्बर के ढक्कन सड़क से ऊंचे हैं तो कहीं टाइल खिंच चुकी हैं। आउटसोर्सिंग से तैनात चालक से फोन पर अभद्र का आरोप लगा रखा। चालक ने उसके खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में तहरीर दी। हालांकि अध्यक्ष ने आरोपों को झूठा बताया। नेहरू कॉलोनी थानाध्यक्ष राकेश गुसाई ने कहा कि विभाग में PRD के जरिए तैनात ड्राइवर महेश कुमार ने तहरीर दी कि आरोप लगाया कि बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी CS रावत के मोबाइल पर अध्यक्ष SS सत्याल की कॉल आई। उसके जरिए उन्होंने महेश कुमार से बात की। आरोप है कि महेश को मां बहन की गाली देते हुए उल्टा लटकाकर मारने की धमकी गई। आरोप के लिए पूर्व में मौके पर अध्यक्ष ने उनके साथ अभद्रता की।
महेश ने कहा कि अध्यक्ष उसे झूठे आरोप में फंसा सकते हैं। इंस्पेक्टर गुसाई ने कहा कि शिकायत के साथ कॉल रिकॉर्डिंग दी गई है, उसकी जांच पुलिस कर रही है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर दिन 61,000 वैक्सीन की जरूरत। राज्य में 31 दिसंबर तक हर व्यक्ति को वैक्सीन लगने का लक्ष्य पूरा करने के प्रतिदिन 61,815 वैक्सीन लगानी है। 10 दिन पहले यह लक्ष्य 63,686 वैक्सीन प्रतिदिन था। सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन ने शुक्रवार को उत्तराखंड में वैक्सीनेशन मीटर का 6ठा संस्करण जारी किया, जिसमें तस्वीर निकलकर सामने आई। एसडीसी फाउंडेशन के अध्यक्ष अनूप नौटियाल ने बताया कि 14 जुलाई को जो वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने को 170 दिन बाकी थे, तो प्रतिदिन औसत 65,192 डोज की जरूरत थी। 24 जुलाई को जब 160 दिन बाकी रह गए तो प्रतिदिन टारगेट बढ़कर 66,157 हो गया। 3 अगस्त को 150 दिन बाकी रहेगी तो प्रतिदिन का टारगेट 66,257 था। 13 अगस्त को जब टारगेट पूरा करने के लिए 140 दिन रह गए तो प्रतिदिन वैक्सीनेशन की डोज का टारगेट 64,254 था। अनूप नौटियाल के अनुसार राज्य में कुल 80,50,684 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना है। हर व्यक्ति को 2 डोज के हिसाब से राज्य में वैक्सीनेशन की कुल 1,61,01,368 डोज दी जानी है। 2 सितंबर तक 66,02,595 लोगों को पहली और 20,81,022 लोगों को दूसरी डोज वैक्सीनेशन की दी जा चुकी है। अनूप नौटियाल ने कहा कि 31 दिसंबर के टारगेट और दोनों डोजों के बीच 12 हफ्ते की बाध्यता को देखते हुए सितंबर महीने के आखिर तक सभी को पहली डोज देनी अनिवार्य है। स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न माध्यमों से लोगों को जानकारी जागरूक करने की जरूरत है। श्रीनगर में भी पासपोर्ट की ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। पहाड़ी जिलों के लोगों का पासपोर्ट बनाने के लिए आसानी हुई। श्रीनगर गढ़वाल स्थित पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र POPSK में शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि श्रीनगर गढ़वाल स्थित POPSK अभी कैंप मोड मैनुअली पर संचालित किया जा रहा है। अब श्रीनगर गढ़वाल स्थित POPSK भी ऑनलाइन मोड में किया जा चुका है। आवेदन पासपोर्ट बनने की वर्तमान स्थिति समेत विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कहीं पता लग सकेगा। पर वीकेंड पर होगी सख्ती। दून में कोरोना मरीज धीरे धीरे बढ़ने पर वीकेंड एंड फिर सख्ती शुरू हो जाएगी। शनिवार और रविवार को मंसूरी जाने वाले पर्यटकों को चेकिंग की जाएगी। 72 घंटे की कोरोना जांच रिपोर्ट मंसूरी में होटल की बुकिंग दिखा पाने वालों को मंसूरी जाने दिया जाएगा। हाल में दून में कोरोना मरीज बढ़े हैं। ऐसे में जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने पुलिस को पत्र लिखा कि वीकेंड में मंसूरी जाने वाले लोगों को जांच और बॉर्डर चेकपोस्ट पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही भीड़ वाले एरिया में सोशल डिस्टेंस तोड़ने और मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई को कहा गया है। SSP डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मंसूरी जाने वालों को कोठाल गेट और किमाड़ी मार्ग पर चेकिंग की जाएगी। इसके लिए शनिवार को रविवार को बैरियर लगाए जाएंगे। वहीं आशा रोड समेत अन्य बॉर्डर पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। बाहरी राज्यों के वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। बिना जांच कराए वाले आने वालों को बॉर्डर पर एंटीजन जांच कराने पर प्रवेश दिया जा रहा है। नीति कल बनाएंगी। RTO के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने आक्रोश थम नहीं रहा। सोमवार को होने वाले प्रदेश संगठन की बैठक में आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। RTO के मिनिस्ट्री कर्मचारी प्रमोशन के आंदोलित हैं। 2 दिन कार्य बहिष्कार के बाद शुक्रवार को RTO में काम शुरू हो पाया, लेकिन फिर काम प्रभावित होने के आसार हैं। प्रदेश कोषाध्यक्ष दौलत पांडे ने बताया कि इसके लिए सोमवार को प्रदेश संगठन की बैठक होगी, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई। इसी दिन परिवहन सचिव से भी वार्ता होगी। यदि वार्ता में कोई निर्णय नहीं होता तो कर्मचारी आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। यूपी और उत्तराखंड के वाहनों के टैक्स विवाद में उत्तराखंड ने बड़ा फैसला लिया है। दोनों राज्य हर महीने की 15 तारीख को वाहनों की आवाजाही के टैक्स का आकलन करेंगे, परस्पर भुगतान करेंगे। यदि यूपी नियमानुसार टैक्स नहीं देता तो उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश को कोई टैक्स नहीं देगा। परिवहन सचिव डॉक्टर रजजीत सिंह ने इस बाबत अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेश से आने वाले एक वाहन का रिकॉर्ड रखने को हिदायत दी है। सचिव नियमित रूप से इस रिकॉर्ड की समीक्षा करेंगे। शुक्रवार को परिवहन सचिव ISBT पहुंचे और वहां वाहनों के रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने रोडवेज MD नीरज खैरवाल, GM दीपक जैन और RM संजय गुप्ता के साथ RTO दिनेश पठोई, ARTO द्वारिका प्रसाद को भी SBT बुला लिया। सचिव ने कड़े शब्दों में हिदायत दी कि दूसरे राज्यों से आने वाले हर एक वाहन को रोजाना ब्यौरा तैयार किया जाए, पर दोनों राज्यों के बीच टैक्स भुगतान होगा। उन्होंने डगमारी पर भी कड़ी नाराजगी जताई। परिवहन सचिव ने बताया कि टैक्स विवाद के स्थायी समाधान का रास्ता तलाशा जा रहा है। जल्द ही यूपी रोडवेज के साथ बात की जाएगी। तय किया जा रहा है कि हर माह के 15 तारीख तक दोनों राज्य अपने वाहनों की आवाजाही के अनुसार टैक्स की गणना कर लें। इसके आधार पर टैक्स भुगतान किया जाएगा।
मिली। MBBS की फीस का मामला अब सीएम पुष्कर धामी के पास पहुंच गया। छात्रों ने सीएम के मुलाकात का फीस कम करने की मांग उठाई। इस पर सीएम ने अफसरों से प्रस्ताव मांग का समाधान का आश्वासन दिया। शुक्रवार को छात्र भवनीत शर्मा, दिनेश यादव, आंचल भूषाल, विवेक राजपूत ने सीएम से कार्य में मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वे कई दिनों से दून मेडिकल कॉलेज में शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय छात्र महंगी फीस भर पाने में असमर्थ है। बाकी राज्यों की तरह यहाँ भी फीस कम की जाए ताकि गरीब को मेडिकल छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर सके। बाकी राज्यों में जहाँ फीस 20,000 से लेकर 60,000 वार्षिक है, उत्तराखंड में 4.5 लाख रुपये वार्षिक देने पड़ रहे हैं। सीएम ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस पर छात्रों ने सीएम का आभार जताया। 4.5 लाख रुपये असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पंजीकरण किया जाए। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के पंजीकरण के निर्देश दिए हैं। पंजीकरण की व्यवस्था जन सुविधा केंद्र में निःशुल्क कराने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए गए। मुख्य सचिव ने श्रम विभाग को निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी 32 लाख असंगठित कामगार, घरेलू श्रमिक, मनरेगा मजदूर, स्वयं सहायता समूह, कृषि एवं भूमिधर मजदूर, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भवन निर्माण श्रमिक, ठेला व फेरी वालों का जन सुविधा केंद्र में निःशुल्क पंजीकरण कराया जाए। ऐसे दूरस्थ क्षेत्र जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या रहती है, वहां के कामगारों के पंजीकरण को क्षेत्र में विशेष शिविर के आयोजन किए जाए। श्रम सचिव श्रम हरवंश सिंह चुग ने कहा कि केंद्र के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कराए जाने हेतु 26 अगस्त 2021 को ई-पोर्टल का विधिवत शुभारंभ करते हुए राज्यों को हस्तगत कराया गया है। नर्सिंग संघ ने मांगा बढ़ा हुआ ग्रेड पे। उत्तराखंड नर्सिंग संघ ने वेतन विसंगति का मामला शुक्रवार को वेतन विसंगति समिति को समक्ष रखा गया। अपने समक्ष संवर्गों को अधिक वेतन देने और नर्सिंग का वेतन न बढ़ाए जाने पर सवाल उठाते हुए 2013 से चली आ रही वेतन विसंगति का बिंदुवार समिति के समक्ष रखा गया। यमुना कॉलोनी स्थित वेतन विसंगति समिति के कार्यालय में अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह के समक्ष नर्सिंग संघ ने अपना पक्ष रखा है। संघ अध्यक्ष मीनाक्षी जकमोला ने बताया कि वर्ष 2013 में फार्मेसी समूह के प्रारंभिक वेतन 42,000 रुपये, 2 साल बाद 46 और 10 साल बाद 5400 रुपये दिए जाने की व्यवस्था कर दी गई है। जबकि अधिक योग्यता होने के बावजूद नर्सेज को आज भी प्रारंभिक वेतन 4600 रुपये और 10 साल बाद 4800 रुपये ग्रेड पे का लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही केंद्र में नर्सिंग अलाउंस 7200 रुपये मिलता है, जबकि राज्यों में 1950 रुपये दिया जा रहा है। जहाँ केंद्र में 1800 रुपये और महज वहीं राज्य में महज 500 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके साथ तमाम दूसरी विसंगतियां नर्सेज के वेतन में हैं, जिनके निस्तारण को लेकर कई बार प्रशासन स्तर पर वार्ता हो चुकी है, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ समाधान नहीं निकाला जा रहा है। इसे लेकर नर्सेज में आक्रोश व्याप्त है। अध्यक्ष ने बताया कि वेतन विसंगति समिति के अध्यक्ष के सकारात्मक नजरिए से मांगों को सुना, सकारात्मक आश्वासन दिया है। वार्ता में नर्सेज संघ की ओर से अध्यक्ष मीनाक्षी जकमोला, कांति राणा, इंदु शर्मा, विद्या चौबे, रेखा बिष्ट, JP पांडे, कौर, वीर कौर आदि शामिल रहे। कोरोना काल के बीच महाकुंभ में बनाई गई कुंभ की डॉक्यूमेंट्री को यूरोप फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब मिला। 26 मिनट की शॉर्ट फिल्म में भारतीय संस्कृति आस्था के साथ ही गंगा के महत्व को जोड़ते हुए एक मोती में पिरोया हुआ इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटेक के साथ महाकुंभ फिल्म निर्देशक हिमांशु जोशी ने डॉक्यूमेंट्री को बनाया। अखाड़ों के शाही स्नान से लेकर हर की पैड़ी कुंभ की भव्यता को इसमें दिखाया गया है। कुंभ में बनी इस फिल्म में भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के साथ ही गंगा के पवित्र उपयोगिता को भी खूबसूरती से उभारा गया है। धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और आस्था के संगम महाकुंभ के इतिहास से जुड़ी रोचक बातें भी इसमें बताई गई। अखाड़ों के बदलते स्वरूप और नई सोच के साथ वर्ष 2015 से चर्चाओं में आई किन्नर अखाड़े का बेहतर दृश्य दिखाया गया है। दोस्तों, ये थी अब तक की मुख्य समाचार देश। इस अब तक की न्यूज देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इस तरह के अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि हमें ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और इससे ज़्यादा बेटर न्यूज और वीडियो आपके लिए ला सके। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।